आज से हमारा बीएससी थर्ड ईयर पेपर थर्ड स्टार्ट हो रहा है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसका पहला टॉपिक है सेल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी एंड प्लूरिपोटेंसी। कोशिका का सिद्धांत, उसकी अवधारणा और पूर्ण सशक्तता और बहुसशक्तता। आज के हम इस टॉपिक में देखते हैं कि जो इसका बेसिक सेल है, सेल का कॉन्सेप्ट है, वो स्टार्ट होता है। उसके अंदर सबसे पहले जो हमारी है बॉडी की संरचना सेल से बनी होती है, और सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी की, और एक सेल के अंदर ही वो पूरी कैपेसिटी पाई जाती है, वो पूरी नई बॉडी को बना सकती है, तैयार कर सकती है। सेल के अंदर न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा सेल में साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जिसे डीएनए और आरएनए कहा जाता है। डीएनए के अंदर ही जीन्स प्रेजेंट्स होते हैं, जो कि जेनेटिकल कैरेक्टर्स या आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल की थ्योरी की, तो सेल कोशिका सिद्धांत सबसे पहले दिया था मैथियास श्लीडेन ने 1838 और थियोडोर श्वान 1839 ने कोशिका सिद्धांत दिया था, और जिसको पादप और जंतुओं की जो अध्ययन है उसके आधार पर उन्होंने दोनों की स्टडी की थी, और उसके आधार पर इस सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत की जो कुछ मूल बातें हैं, उसमें सबसे पहली आती है कि कोशिका की जो संरचना, कोशिका शरीर की जो है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, यानी वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कैसे हैं? जैसे कि हमने जाना कि कोशिका के द्वारा ही उसके अंदर केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, और वही ही संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। उसी के द्वारा ही आगे जाकर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से कायिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये इसकी मूल फंक्शन है, इसका यूनिट है। दूसरा है कि दूसरी जो कोशिका सिद्धांत के अंदर बात कही गई कि जो पूर्व कोशिका उपस्थित होती है, उसी का डिवीजेशन होकर नई कोशिका का निर्माण होता है। ये दिया था रुडोल्फ विर्चॉफ ने 1885 में, जिसके अनुसार जो पूर्व स्थित कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है, जिसे में लैटिन फ्रेज इसके लिए यूज़ किया जाता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। जो शब्द ये डेफिनेशन दी गई थी, वो दी गई थी रुडोल्फ विर्चॉफ के द्वारा। अब है कोशिका ही आनुवांशिकी इकाई है, जेनेटिकली यूनिट है, क्योंकि कोशिका के अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और गुणसूत्र पे ही लीनियर फॉर्म में जीन्स प्रेजेंट्स होते हैं, और जीन्स के अंदर ही जेनेटिकल कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने की क्षमता पाई जाती है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखेंगे, जैसे प्रोक्यूरिटिक है, जैसे बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआस है, प्रोटिस्टा है, फाइकोमास्टीज है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण जो है ये सेल थ्योरी के अपवाद कहलाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर जो यूकेरियोट्स होते हैं, यूकेरियोट के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल के ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे मेम्ब्रेन से कवर्ड रहते हैं। वो सिंगल मेम्ब्रेन्स हो सकती है और डबल मेम्ब्रेन्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी apparatus है, ये सारे सेल ऑर्गन्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी उपस्थित रहता है। लेकिन जैसे वायरस है, तो वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड्स जैसे डीएनए और आरएनए तो प्रेजेंट्स होता है, लेकिन और जो कोर प्रोटीन्स इसके ऊपर प्रेजेंट्स होता है, लेकिन वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो वो नॉन लिविंग फॉर्म में, आउटर फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे किसी बॉडी के अंदर
एंटर करता है तो यह लिविंग ग्रुप में लिविंग बॉडी का यूज़ करता है और उसके अनुसार ही अपनी अपनी कॉपीज़ का निर्माण करता है। इस सेल थ्योरीज का जो उपयोग है वो सिद्धांत का उपयोग है वो एम्ब्रियोलॉजी और पैथोलॉजी यानी कि पादप रोग विज्ञान में और बायोटेक्नोलॉजी में यानी जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग किया जाता है कोशिका सिद्धांत का। नेक्स्ट जो इसमें आता है कि पूर्ण सशक्तता कैसे कहा जाता है, तो पूर्ण सशक्तता शब्द का है जिसे टोटिपोटेंसी कहा जाता है। इस शब्द का जो सबसे पहले यूज़ किया था जी हैबरलैंड ने 1902 में, जिसमें पूर्ण सशक्तता शब्द है एक कोशिका के अंदर वह संपूर्ण क्षमता जिसके अंदर वह एक पूरे जीव का निर्माण करने की कैपेसिटी रखती है, पूरे जीव का निर्माण कर सकती है, उसे हम पूर्ण सशक्तता कहते हैं। इसी तरह जो प्लांट सेल्स होती है वो नया पादप बनाने की क्षमता रखती है, और जो प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंशिएशन विभेदीकरण की जो प्रक्रिया पाई जाती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है यानी उत्क्रमणीय होती है। और लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उसके अंदर जो विभेदन की जो प्रक्रिया पाई जाती है वो इरिवर्सिबल होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। इसी तरह जो प्लांट सेल की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर पुनः नए प्लांटलेट्स रीजनरेट करने की क्षमता जो होती है वो पूर्ण सशक्तता कहलाती है। खोए हुए टूटे हुए अंगों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता जो होती है, जैसे प्लांट्स के अंदर टहनियाँ टूट जाती है, डालियाँ टूट जाती है, पत्तियाँ टूट जाती है और फिर से उसे पुनः प्राप्त हो जाती है। लेकिन जैसे एनिमल्स होते हैं उसके अंदर ये क्षमता नहीं पाई जाती है, खोए हुए लॉस्ट हुए अंगों को हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट के अंदर ये क्षमता पाई जाती है। तो हम यहाँ पर ये शब्द का यूज़ करते हैं कि पादप कोशिका में पुनः नए पादपक पुनर्जनित करने की क्षमता पूर्ण सशक्तता कहलाती है। यानी टूटी हुई चीज़ को, खोई हुई चीज़ को, प्लांट बॉडी को, ब्रांचेस को, लीफ को पुनः वापस प्राप्त करने की क्षमता पूर्ण सशक्तता कहलाती है। इसी तरह ये जो पूर्ण सशक्तता है वो प्रत्येक सेल के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन कुछ सेल्स है जैसे जाइलम्स की जो वेसल्स है, टेचिड्स है, यही वाहिकाएँ और वाहिनिकाएँ। इसी तरह जो फ्लोएम है उसकी जो सिव एलिमेंट्स होती हैं यानी चालनीय नलिकाएँ होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट्स होता है। अतः ये कैसी होती है, ये टोटिपोटेंट्स नहीं होती है, ये पुनः निर्माण इनकी क्षमता पुनः निर्माण इनका नहीं किया जा सकता। इसी तरह जो है रोज़ हैरिसन 1907 और एलेक्स कॉरेल 1912 ने टिश्यू की ग्रोथ करवाकर हेट्रोजीनस टिश्यूज़ को प्राप्त किया, जिसे ही हम यहाँ पर प्राइमरी टिश्यूज़ कहते हैं। और इसे सेपरेट होने पर फर्स्ट टाइप की जो सेल्स बनती है उसे हम स्टेम सेल कहते हैं। और ये प्रेरक या इंड्यूसिंग कंडीशंस नहीं होने पर ये अविभेदित ही रहती है। इस कारण ऐसी कोशिकाओं को हम टोटिपोटेंस या प्लूरिपोटेंस बहुसशक्तता कोशिकाएं कहते हैं। अब प्लूरिपोटेंस कोशिकाएं किसे कहते हैं या बहुसशक्त कोशिका किसे कहते हैं, जिसके अंदर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं में विभेदित होने की क्षमता जिन कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है उसे हम प्लूरिपोटेंस कोशिका कहते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल हम देते तो जैसे बोन मेरो है, अस्थि मज्जा में जो ब्लड सेल्स पाई जाती है, रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये रक्त कोशिकाएं अलग अलग तरीके के रूप धारण कर लेती है। जैसे स्टेम सेल्स में जैसे इरिथ्रोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, में ये अलग अलग फॉर्म में बदल जाती है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है जो अपना रूप बदलने की क्षमता रखती है उसे हम प्लूरिपोटेंस कोशिका या बहुसशक्तता कहते हैं। इस प्रकार आज के हमारे टॉपिक में जो ये इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सेल की जो थ्योरी है और टोटिपोटेंसी और प्लूरिपोटेंस, इन तीन चीज़ों के बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट है कि जो हमारा है कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो प्लांट का टिश्यू कल्चर है उस ये बायोटेक्नोलॉजी
कैसे स्टार्ट हुई, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का इन्वेंशन कैसे हुआ, इसकी हम हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉल इरेकी 1990 ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का या जैव प्रौद्योगिकी का शब्द दिया था। और ब्रिटेन की जो लीड्स सिटी में बायोटेक्नोलॉजी संस्थान की सबसे पहले स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर नेशनल जो साइंस फाउंडेशन ऑफ अमेरिका है, इसके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी है कि मानव उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार की जैविक माध्यम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों तथा उनकी कोशिकीय घटकों के लाभकारी और समन्वित उपयोग को ही हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कंपोनेंट्स का जो उपयोग है वो हम कल्चर करके उसका उपयोग करके उसको विभिन्न प्रकार की जैसे ड्रग्स का निर्माण करने में, टिश्यूज़ कल्चर करने में, वैक्सीन्स बनाने में, हार्मोन्स बनाने में उनका उपयोग करते हैं। और इसी तरह पुराने का समय से ही जैसे अल्कोहल का निर्माण करना है, फर्मेंटेशंस किण्वन का निर्माण करना है, इसका उपयोग इस तरह से किया जाता है। इस तरह आगे जो है प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, प्लांट टिश्यू कल्चर में प्लांट सेल जो होती है वो टिश्यूज़ या ऑर्गन्स का जो है पात्रे संवर्धन कल्चर किया जाता है, जिसमें प्लांट्स की जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्टेम है, लीफ है, रूट्स है प्लांट्स की, और जो बड है और फ्लावर्स होता है, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके और उसका कल्चर करवाया जाता है और आर्टिफिशियल या कल्चर मीडियम पे उनको ग्रो करवाया जाता है। और कल्चर मीडियम पर ग्रो कराकर उनकी हाई वैरायटीज़ का डेवलपमेंट किया जा सकता है, जिसके लिए इस टिश्यू कल्चर के लिए जो कंडीशंस होती हैं जैसे फिजिकल कंडीशन है, भौतिक अवस्थाएं हैं, उनके अंदर परिवर्तन किया जाता है। जैसे वातावरण, लाइट्स है, टेम्परेचर है और आर्द्रता है, इसके अंदर परिवर्तन किया जाता है। इसी तरह जो है वो जो टिश्यूज़ का हम जो यूज़ करते हैं प्लांट की, जैसे स्टेम है, लीफ है, उनका जब यूज़ करते हैं तो एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर हम ये संवर्धन की प्रक्रिया को कंप्लीट करवाते हैं। तो इस प्रकार प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर एक प्लांट की इन डिजीज़ लेस रोग विरोधी किस्मों का उपयोग करके हम प्लांट की बड़ी वैरायटीज़ को लंबे समय तक ग्रो करवा सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो तकनीक है उसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। पादप उत्तक संवर्धन कहलाता है ये। सर्वप्रथम जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया गया था वो सर्वप्रथम जैसे फर्मेंटेशन यानी किण्वन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं फर्मेंटेशन की, जैसे ब्रेड है, दूध, दही है, यीस्ट है, इसका निर्माण फर्मेंटेशन प्रोसेस में किया जाता है। इसी तरह फूड प्रोडक्ट्स और अल्कोहल जैसे बेवरेजेस है, ड्रिंक्स है, बियर्स है, इनका उपयोग अल्कोहल बनाने में, ड्रिंक बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, जैसे डायबिटीज़, मधुमेह रोग में इंसुलिन्स का निर्माण करने में, विटामिन्स और एमिनो एसिड्स और वैक्सीन्स बनाने में भी हम इनका उपयोग करते हैं। ये सब बायोटेक्नोलॉजी में की जाने वाली प्रक्रिया हैं जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी में इनका उपयोग हम करते हैं। आधुनिक जो है बायोटेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया जाता है जिसके अंदर जैसे डीएनए रिकॉम्बिनेंट है टेक्नोलॉजी है, पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस, इसी तरह जो सेल कल्चर है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर भी जैव प्रौद्योगिकी के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। अब हम अगर बायोटेक्नोलॉजी का जो हिस्ट्री देखें तो बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री में हम देखें जैसे सुमेरिया बेबीलोन के अंदर जो लगभग 6000 ईसा पूर्व ही बियर बनाने का काम किया जाता था। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना इतिहास है जिसमें
इस तरह की तकनीक हमें देखने को मिलती है। जिसी तरह इजिप्ट है, इजिप्ट में लगभग 4000 ईसा पूर्व खमीर बनाने की प्रक्रिया को हमें देखने को मिलती है। इसी तरह लगभग 2500 ईसा पूर्व दही और अल्कोहल बनाने में इस प्रक्रिया को देखा जा सकता है। 2000 ईसा पूर्व चीज़ और पनीर बनाने में ही जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता था। इसी तरह जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जो 1632 और 1723 के बीच में माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। लुई पास्चर ने जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फर्मेंटेशन की क्षमता के द्वारा जो है अल्कोहल से एसिटिक एसिड प्राप्त किया था, अल्कोहल और एसिटिक एसिड प्राप्त किया था। इसी तरह जो एडवर्ड ब्रूनर ने है वो शर्करा को अल्कोहल में बदलकर इसमें जो एंजाइम होता है वो एंजाइम जैसे शर्करा को है, शुगर को अल्कोहल में परिवर्तित किया था और उसके अंदर जो एंजाइम्स किया था उपयोग काम में लिया जाता है उसको एंजाइम जाइमेज एंजाइम्स कहा जाता है। इसी तरह जो लिपमैन और ब्राउन है इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एमोनिफिकेशन की क्रिया की खोज की थी, अमोनिफिकेशन की, जिसे हम यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम कहते हैं। इसी तरह जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है इन्होंने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की थी। ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक आविष्कार माना जाता है। इसी तरह जो टिश्यू कल्चर है, इस टिश्यू कल्चर में उत्तक संवर्धन में इंडोल एसिटिक एसिड आगे का उपयोग जो है प्लांट के अंदर सेल डिवीज़न करवाकर उसके अंदर बड्स का निर्माण किया जाता है, बड्स को प्रेरित किया जाता है और साइटोकाइनिन्स हार्मोन्स का उपयोग करके भी इनमें रूट्स का फॉर्मेशन किया जाता है। इस तरह हार्मोन्स का उपयोग करके हम प्लांट्स के वैराइटीज़ को ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो कल्चर मीडियम के रूप में जैसे नारियल का एंडोस्पर्म है, नारियल का भ्रूणपोष है, उसका उपयोग हम यहाँ पर टिश्यू कल्चर में या उत्तक संवर्धन में इसका उपयोग हम कल्चर मीडियम के रूप में इसका उपयोग करते हैं, जिससे कि कल्चर करवाए गए प्लांट्स को पर्याप्त मात्रा में पोषण प्राप्त हो सके। इसी तरह गुहा और महेश्वरी ने जो है वो धतूरा के परागकण यानी पोलन ग्रेन को काइटिन के न्यूट्रिशन मीडियम पर इसको कल्चर किया था। इसी तरह 1917 में पॉवर ने प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन 2 विभिन्न अलग अलग कोशिकाओं में उसके जीव द्रव्य का मिलाकर उसकी सेल को सेपरेट करके उसके जीव द्रव्य को मिक्स करके नई वैरायटी को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करें, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़न कहते हैं। तो ये किया था काम 1970 में पॉवर के द्वारा ये किया गया था। इसी तरह कॉल्सन ने 1972 में अंतरजातीय संकरण इंटर हाइब्रिडाइजेशन का काम किया था। इसी तरह जिनन और लॉरबैक ने टीआई प्लाज्मिड की खोज की थी। इसी तरह जो डी ब्लॉक ने ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्राप्त किए थे और 1987 में बटलर ने बैसिलस तुरेंजिसिस जो बैक्टीरिया होता है उसमें बीटी कॉटन प्राप्त किया था। ये जो है वो सब बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शंस के अंदर शामिल किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का इतिहास कहा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है वो आज से नहीं लगभग 6000 वर्ष ईसा पूर्व ही बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में हम करते आए हैं और आधुनिक जीवन में हम उसका उपयोग डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हम उसका आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं।